नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी का दूसरा टॉपिक यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे उठाया भी है। तो आप बेफिक्र रहें, एक एक पॉइंट आपका कवर कर दिया जाएगा कम से कम समय में। और आप इसे बस पढ़ के जाए, एक बार सुन के जाए, कान खोल कर रखें। क्वेश्चन ना आएगा तो आप हमें बोलिएगा, क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि हमने चुन चुन कर फैक्ट्स को इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। एक क्विक अपडेट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमसे और लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पॉलिटी में जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो मतलब क्या हुआ इसका, राज्य के नीति निर्देशन यानी कि संविधान ने जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उन सबको दिशा निर्देश दिया है कि आपको किन किन विषय पर फोकस करना चाहिए, किन किन विषय पर आप कानून ला सकते हैं ताकि हमारा देश तरक्की के राह पर आगे बढ़े। इसलिए आप यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन के जैसा समरी या लिस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नाम दे दिए हैं। अब थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट मतलब जहां पर लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इम्प्रूव हो, गरीबी दूर हो, लोगों में इनकम इनइक्वालिटी खत्म हो, इक्वलिटी आए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, इन सब बातें करता है आपका डीपीएसपी। अब जो डीपीएसपी है वो हमारे ओरिजिनल संविधान में निहित था और आज भी है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपका डीपीएसपी के प्रावधान है। एंड कहाँ से लिया गया है ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स, तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, इरेलैंड जिसे आप कहते हैं, मैप में भी आप देखेंगे इरेलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और बी आर अम्बेडकर साहब, द ग्रेट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उन्होंने डीपीएसपी को नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। जी हाँ, क्या नोवल फीचर्स, याद रखना है आपको, अगर पूछ देगा बीपीएससी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो आपको क्या मार्क करके आना है। जी हाँ, आंसर आपके सामने है। और इसी को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की अंतर आत्मा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो डीपीएसपी है, इट लुक्स लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था तो इसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उसकी तरह ही ये डीपीएसपी दिखता है। तो बस सीधा आपको ये समझना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर अगर कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, डीपीएसपी ध्यान रखना है। और इसका एम मैंने आपको बता ही दिया है, वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का है। उसके बाद आते हैं आपको आर्टिकल 37 की तरफ। इसमें क्या बोला जाता है कि जो डीपीएसपी है हमारा, इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको आर्टिकल के बारे में, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो एक तो 37 और क्या है ये, तो डीपीएसपी है। दो क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि अगर डीपीएसपी में जो प्रोविजंस दिए गए और अगर उसका पालन नहीं हो रहा है, स्टेट या गवर्नमेंट या अथॉरिटीज का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
और सुप्रीम कोर्ट फिर दिशा निर्देश दे देगा, जस्ट लाइक कि फंडामेंटल राइट्स कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये कानूनी रूप से इम्प्लीमेंट करवा दिया जाएगा। नहीं, जस्टिसेबल नहीं है। मतलब अगर इसका वायलेशन भी हो रहा है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं इसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो कोर्ट आपको वापस लौटा सकती है। फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं, फंडामेंटल राइट्स में तो अगर वायलेशन हो रहा है, गए कोर्ट के पास, वो आपको लौटाएगी नहीं, वो आपको न्याय देगी। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आपका एक प्रकार से डायरेक्टिव्स है, कोई कंपलसरी बाइंडिंग नहीं है कि स्टेट को इम्प्लीमेंट करना ही है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो डायरेक्टिव दिया गया है कि हाँ, गवर्नमेंट भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, लेकिन नहीं ला रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई व्यक्ति जाएगा और बोलेगा कि भाई साहब फंडामेंटल राइट्स आप मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेब्लिश करवाइए, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर मना कर सकता है, हाई कोर्ट वहां पर मना कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है नॉन जस्टिसेबल। ओके, उम्मीद है आपको बेसिक्स समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं कि डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस को समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें दिया गया है प्रोविजंस, डायरेक्ट प्रोविजन से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पिछले बार 69 बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रोविजंस से पूछा गया है। तो पहले प्रोविजंस को देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट करके कौन कौन से डीपीएसपी प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। तो वो हम लिस्ट यहाँ पर साफ साफ आपको दे दिए हैं, तो आप चिंता ना करें। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं क्या कुछ हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल 38 की बात करें, ध्यान से आपको सुनना है, स्थिर से चीजें याद हो जाएंगी। आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है कि भाई स्टेट जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करेंगे। और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्टेट शब्द है ना, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट या यूनियन के लिए काम कर रहे हैं अथॉरिटी, वो सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्टेट का मतलब नैरो आपको नहीं लेना है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं लेना है, अथॉरिटेटिव यूनिट लेना है ना। ये भी कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। साथ के साथ आर्टिकल 38 में ही बोला गया है मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। ये तीनों ध्यान रखना है, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज के मामले में जो भी इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जाए। अभी आप देखते हैं गरीब वर्सेस अमीर, गरीब कितना कम कमाता है, अमीर कितना ज्यादा, इनइक्वालिटी है। इसीलिए तो देखते हैं अमीरों के साथ ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स के मामले में, है कि नहीं है। और ये जो है आपका इनइक्वालिटीज वाला, ये 44 CAA के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि अमेंडमेंट वाला हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो आप चिंता ना करें, इसे हम डिस्कस करेंगे एक साथ। ओके, उसके बाद देखिए आर्टिकल 39, इसमें 4-5 प्रोविजन दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टेट जो है वो पॉलिसी बनाएंगे टुवर्ड्स राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बोला गया है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, यानी कि मान के चलिए कि आप ऐसा माने, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे लैंड था एक समय, लैंड जमींदारों के पास हुआ करती थी। ओके, लेकिन बाद में लैंड रिफॉर्म्स किया गया, उसके बाद लैंड जमींदारों से ज्यादा जिनके पास जमीन थी उनसे उनसे एक प्रकार से लॉ के माध्यम से हासिल करके गवर्नमेंट ने फिर गरीबों में बांटा, उनको लैंड राइट दिया। तो ये क्या हुआ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल हुआ, है ना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लैंड हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद देखिए प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो क्या हमारे देश में इस प्रकार का कुछ नियम है? बिल्कुल, टैक्सेशन सिस्टम हमारा उसी पर आधारित है। हम इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं बात कर रहे, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, जो महिला हो या पुरुष हो उनके सैलरी में कोई भेदभाव नहीं हो। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, इसलिए मैं आपको बस पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको बस याद करके जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था और मैंने आपको बताया है एक साथ मैं आपको अमेंडमेंट डिस्कस करवा दूंगा। ओके, उसके बाद देखिए आर्टिकल 39A जो कि 69 बीपीएससी में भी पूछा गया,
दैट टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड है ना, गरीबों के लिए मुफ्त में न्याय मिल जाए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये आर्टिकल 39A जोड़ा गया था बाद में। कब जोड़ा गया था वो हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। फिर है आपका आर्टिकल 41 जो कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करता है। शिक्षा, असिस्टेंस, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो, इसलिए तो आप देखते हैं बेरोजगारी भत्ता कोई कोई राज्य देता है। ओल्ड एज के लिए स्टेट कुछ कार्य करे, सिकनेस, डिजेबल्ड पर्सन के लिए भी कुछ स्टेट्स कार्य करे। तो आपने देखा होगा कि डिजेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन सबका कंसेप्ट आता है। तो ये सब कहाँ से निकल कर आ रहा है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर क्यों लॉ बना रही है, डीपीएसपी में लिखा गया है। ओके, फिर आर्टिकल 42 देखिए, इसमें सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान हो। तो आपने देखा होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, कहाँ से निकल कर आ रहा है, यहीं से आ रहा है। फिर आर्टिकल 43 आप देख लीजिए, सिक्योरिंग लिविंग वेज, मतलब भाई अब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वैसा तो ना होगा कि भाई 5 रुपये उसका सैलरी दे, 5 रुपये में तो उनका जीवन भी ना कटे, इसलिए कम से कम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी हो जिससे उनका जीवन यापन हो सके, तो उसके लिए भी होता है। और आपने देखा होगा मिनिमम वेज एक्ट सरकार लेकर आती है। उसके बाद फेयर रिम्यूनरेशन होना चाहिए, यानी कि न्यायिक रूप से जो उनको कार्य का पैसा मिले वो फेयर होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं। डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो वर्कर्स के लिए, है ना। उसके बाद आर्टिकल 43A की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज से मैनेजमेंट रिलेटेड मामले में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो। ओके, ये भी अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 46 आप देख लीजिए, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने की बात की गई है। उसके साथ आर्टिकल 47 की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, जो पोषण तत्व है उसको बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है वो बढ़ाया जाए, साथ के साथ पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, ये बातें बोली गई है। ओके, फिर आर्टिकल 40, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी हमने देखा ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक रिलेटेड प्रोविजन। आपको देखने में लगेगा कि नहीं ये सामाजिक विचारधारा, सोशलिस्ट आपने सुना होगा ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिज्म, सामाजिकवाद। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पर चूंकि ये सब प्रोविजन आधारित है, इसलिए जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इन सब प्रोविजंस को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। हालांकि बात ये ध्यान रखेंगे कि संविधान ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल या फिर लिबरल प्रिंसिपल, तो संविधान ने नहीं किया, संविधान ने तो डायरेक्ट आर्टिकल्स दिया। ये जो आपके क्लासिफिकेशन हुए हैं ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस उस आधार पर क्लासिफिकेशन किए हैं, ये बात सुनिश्चित करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल किस पर आधारित होगा, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित होगा। जैसे विलेज पंचायत, गांधी जी इन पर विश्वास रखते थे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, जिसके बाद आप ये भी सुने होंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया, अर्बन गवर्नमेंट को दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा। तो सब कहाँ से प्रभावित है, यहीं से तो प्रभावित है। ओके, तो ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड प्रमोटिंग द एम्पावरमेंट, या फिर सिंपल सी बात कहें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद आर्टिकल 43 की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कही गई है, और महात्मा गांधी कॉटेज इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर भी देते थे। आप जब बीपीएससी के मेंस की तैयारी करते होंगे तो आपको जरूर पढ़ने आता होगा, ये आपका सिलेबस में भी है। ओके, और आर्टिकल 43B की बात करें तो आप देखिए, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उसको फॉर्मेशन करने का भी बात डीपीएसपी में कहा गया है। ठीक है, और ये है आपका अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल 46 देखिए, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, जैसे ओबीसी सब हो गए, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हो गए,
तो उन सब के प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन, एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, इसीलिए आपका बात करता है आर्टिकल 46। ओके, तो इसका मतलब क्या, डीपीएस पे आपका वीकर सेक्शंस के प्रोटेक्शन, प्रमोशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। जवाब में आएगा हाँ। हाँ भाई हाँ। उसके बाद आर्टिकल 47 की बात करें तो ये आपका जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, जो नशीली तत्व हैं, उनके कंजम्पशन को रोकता है, रोकने की बात करता है, विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आर्टिकल 48 की बात करें तो स्लाउटरिंग ऑफ कॉज, गौ हत्या नहीं, कॉल्स एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट केटल्स, इन सब के स्लाउटरिंग को रोके जाने की बात है। ओके, तो आप देखते होंगे कि कॉ प्रोटेक्शन लॉ लाया जाता है विभिन्न राज्यों में। ओके, तो ये सब आपका डीपीएसपी से प्रभावित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल्स का मतलब ये होगा कि ओपन हो गया, विचारधारा जिनकी ओपन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचने का कोशिश करें कि जो ओपन टाइप की विचारधारा होगी उसमें ये प्रमोट किया जाएगा। जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना भाई, ये विभिन्न धर्म है, विभिन्न जाति हैं, कोई नहीं, एक कानून होना चाहिए शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, और आर्टिकल 44 इसको लाने की बात करता है सिटीजन्स के लिए, और ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ध्यान रखना है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है ध्यान रखना है। कौन से राज्य ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पास किया है, पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो आप हमें बताइए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, फिर आर्टिकल 45 की बात करें तो आप देखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि फ्री में शिक्षा दीक्षा हो बच्चों की अप टू द एज 14 ईयर्स। और ये जो आपका प्रोविजन है ना, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया था 2002 में, तब इस स्टेटमेंट को जोड़ा गया था बाय मॉडिफाइंग द आर्टिकल 45। पहले जो आर्टिकल 45 था वो दूसरा था। ओके, और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स भी बना। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 48 की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, खेती बाड़ी, उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस पर प्रमोट किया जाए। ठीक है, ये आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आर्टिकल 48 ए, इसमें क्या बोला गया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसमें सुधार करना है, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना है। ये भी अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया, हम इसे डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल 49, इसमें क्या बोला गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस हैं जो राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम द डैमेज, डिस्ट्रक्शन, etc। तो ये ध्यान रखना है। और इस टाइप का एक आर्टिकल आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला गया है, उसमें आपको डिस्टिंक्शन रखना है, यानी कि कंफ्यूज हो जाए। फिर आर्टिकल 50, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बोला गया है कि भाई जो जुडिशरी है ना, और जो एग्जीक्यूटिव है, उनको सेपरेट करके रखना चाहिए। मतलब आपको पता है कि जो आपके सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जुडिशरी आता है, उसमें एग्जीक्यूटिव आता है, उसमें लेजिस्लेचर आता है, ठीक है। लेकिन अगर इन सबों में सामंजस्य हो गया, ये सब एक दूसरे से मिलजुल गए, तो पता चलेगा देश में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, और फिर बाद में हो सकता है हमारे डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो जाए। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी होता है कि अगर एक गलत करे तो दूसरा ठोके, दूसरा गलत करे तो तीसरा ठोके, तीसरा गलत करे तो पहला ठोके, ये सिस्टम होना चाहिए। तो यही आपका सेपरेशन वाली बात आर्टिकल 50 में कही गई है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। फिर आर्टिकल 51 की बात करें तो देखिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कैसे याद करेंगे इसको, इसको अच्छे से तोड़ तोड़ के याद करना है, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, बीच बीच का स्टेटमेंट उठा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक बात, दूसरी बात है ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, अच्छे रिश्ते रखने देशों के बीच, दूसरा इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को पालन करना है, तभी तो हम बहुत सारे ट्रीटी एग्रीमेंट्स करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट आ गया, हो सकता है दो देश के बीच कुछ मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करें, आर्बिट्रेशन के माध्यम से। ठीक है, आर्बिट्रेशन
एक केस को हैंडल करने का तरीका होता है। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो ये काम आपका यहाँ समाप्त हुआ। अब इतना हमने डिटेल में डिस्कस किया, बस 20 से 25 मिनट में, बस 5 मिनट 6 मिनट और इंतजार करिए, आपका एक एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब आइए आप अमेंडमेंट। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट पर क्वेश्चन बीपीएससी ने 69 में पूछ लिया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब क्या है कि समय दर समय जैसा जैसा जरूरत पड़ा उस हिसाब से डीपीएसपी के प्रावधान में कुछ एडिशन किए गए। ओके, तो इसी को हमने अमेंडमेंट किया। अब अमेंडमेंट में आपको क्या याद रखना है कि क्या अमेंड किया गया और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से अमेंड किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, आपको क्या ध्यान रखना है, 42nd से 4 अमेंडमेंट किए गए। एक तो ये है सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आर्टिकल 39 एक्ट के रूप में इंसर्ट किया गया। उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, हमने अभी डिस्कस किया था कि गरीबों को फ्री जस्टिस मिले, फ्री लीगल एड मिले, 39A प्रोविजन ऐड किया गया। उसके बाद देखिए सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये आपका आर्टिकल 43A के माध्यम से ऐड किया गया। उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका 48A के माध्यम से ऐड किया गया। एक बात और मैं आपको बताया चाह रहा हूँ कि भाई आप देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं 48A है, 43A है, तो जो अमेंडमेंट किया गया होगा ना, वही सब आर्टिकल्स में आपका एडिशनल ABC करके आता है। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए और पूछ दिया जाए कि भाई ये अमेंडमेंट किया गया था कि नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक में बताया भी है 69 बीपीएससी का पूरा पेपर सॉल्व करवा के, है ना। जैसे 43A है, 48A है, 39A है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अमेंडमेंट के माध्यम से इंसर्ट किया गया है। ओके, फिर 44th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या बोला गया है भाई, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये इनइक्वालिटी को कम करना है। और कैसे याद रखेंगे, देखिए 44th मतलब क्या होगा, 44 मतलब इक्वालिटी, तो जैसे इक्वालिटी सुनेंगे आप इनइक्वालिटी समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ जानते हैं थोड़ा भद्दा ट्रिक है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, तो पहले डीपीएसपी में क्या था कि भाई 14 ईयर्स ऑफ एज तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रोविजन किया जाए। तो ये जो आपका प्रोविजन डीपीएसपी में था, इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो इसको यहाँ से निकाल के सब्जेक्ट मैटर चेंज करके उसको आर्टिकल 21A में इंसर्ट करके फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। इसलिए आप देखते होंगे कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज को कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आर्टिकल 21A। तो अब जो बचा डीपीएसपी में, उसमें क्या किया गया, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके यहाँ पर लिख दिया गया प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल दे कंप्लीट 6 ईयर, है ना। तो जैसे इसमें आपका जो आपके अप टू 6 ईयर्स के बच्चे होंगे, यहाँ पर उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें डाउट नहीं रहना है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दो बातें हुई। एक तो जो आपके इसके पहले के प्रोविजंस थे कि भाई कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज 14, ये डीपीएसपी में पहले लिखा था, तो इसको हटा के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 ऐड कर दिया गया। और जो इसमें लिखा हुआ था आपको 14 ईयर्स वाला, यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करके क्या लिख दिया गया, अर्लीहुड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल दे कंप्लीट 6 ईयर्स। ओके, फिर 6 के बाद तो आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो एजुकेशन वाला नियम है वो लागू हो जाता है। फिर है आपका लास्ट अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रमोट करने की बात की गई है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2011 में आया था ये। ओके, तो ये थी आपकी पूरी डीपीएसपी की प्रोविजंस। हमने काफी तेजी से इसको खत्म करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या डीपीएसपी को हम अमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या डीपीएसपी
जस्टिशिएबल है, थोड़ा याद करिए, अस्थिर से सोचिए समझिए, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई डीपीएसपी जो है जस्टिसेबल नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्यों जस्टिसेबल नहीं है, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं कुछ केस के बारे में। एक तो मिनर्वा मिल केस 1980 याद रखना है। एक केस हम देखेंगे केशव नंदा भारती केस, वो आपका 1973 का है, उसको भी हम देखेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल डीपीएसपी का डिस्कस करने इसलिए मिनर्वा मिल केस 1980 देखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य ये था कि भाई पार्लियामेंट जो कानून लेकर आती है, हो सकता है कभी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए या कभी फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आए, तो कभी कभी दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकता है, इसीलिए दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी है ना। फंडामेंटल राइट्स एक्सट्रीम सुपीरियर ना बन जाए, डीपीएसपी एक्सट्रीम सुपीरियर ना बन जाए, बैलेंस है। ओके, बैलेंस स्ट्राइक होना जरूरी है, यही आपका बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। और ये ध्यान रखना है, इसी केस में ये बोला गया था कि लेट्स से कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहती है, बिल लेकर आना चाहती है डीपीएसपी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अगर वो डीपीएसपी का प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कंफ्लिक्ट में आ जाता है ना, कंफ्लिक्ट में आ जाता है, तो किसे सुपीरियरिटी दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर डीपीएसपी को। तो ऐसे केस में डीपीएसपी को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। खासकर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C से रिलेटेड अगर वो बिल या कानून लाया जा रहा है तो। और आपको मैं फिर से पूछता हूँ, आर्टिकल 39B क्या है और आर्टिकल 39C क्या है। 39C प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और 39B क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। क्या याद आया आपको? सो ये थी पूरी डीपीएसपी की आर्टिकल फ्रेंड्स, लगभग आपका 25 मिनट में कंप्लीट है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ रिवीजन करने के लिए, डीपीएसपी संविधान के कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल तक है आपका डीपीएसपी, और क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए थे, 42nd में वो 4 अमेंडमेंट कौन से थे, और 97th अमेंडमेंट वो कौन से टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। थोड़ा आप हमें जरूर कमेंट करें, सोचकर वीडियो पॉज कर और फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा। आज आपका डीपीएसपी समाप्त हुआ, फिर हम कल देखेंगे फंडामेंटल राइट्स या फिर ड्यूटीज, जो भी हमें टाइम मिलेगा हम जरूर कंप्लीट करेंगे। सो आप चिंता ना करें और बस आप रिवीजन करते रहें, आपकी तैयारी अच्छी जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। वी आर गारंटी, सर्विसेज दे रहे हैं, बेनिफिट मिलना ही है, बस आप अच्छे से पढ़िए, कामनेस रखिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए, और डेट इधर उधर हो रहा है उसमें ज़्यादा पचड़े में मत पड़िए। इसलिए आप देखते हैं हम उतना वीडियो भी उस प्रकार के टॉपिक पर बनाते नहीं है ना। बस टारगेट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा बीपीएससी का सिलेबस कम से कम समय में रिवीजन हो जाए आपके लिए, यही हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच में, यही आपसे उम्मीद आशा और आशा की किरण रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद मित्रों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू वेरी मच।